राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, किसी ने भी ताली नहीं बजाई है उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने मेज नहीं थपथपाई है। ये दिल की भावना पता चल जाती है। 2016-17 का बजट पेश किया, इस सरकार का ये तीसरा बजट है और बजट के बाद में बहस का भी आज ये तीसरा ही दिन है। और तीसरे दिन मुझे बोलने का मौका आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैंने बीच में टोका, आसन को बुरा लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम नहीं चाहते कि आपकी आज्ञा की अवहेलना करें कभी भी, लेकिन एक थोड़ी सी पीड़ा हुई क्योंकि माननीय सांसद रहे हैं और संसद के अंदर इनको, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी अध्यक्ष थे उस समय, तो इनको अमिताभ बच्चन कहा जाता था वहाँ पे। और उसके बाद अब ये आगे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाद में यूआईटी में चले गए, तो इनको क्या खुद की पीड़ा थी जो हम पे डाल दी कि आपको सबको नालियों में रगड़ेंगे। लेकिन हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको यूआईटी के अंदर, मुझे पता आपने ज्वाइन नहीं किया, न करोगे आप, लेकिन वो छः जो पद पड़े उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय बजट पे की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यशस्वी वाली बात तो इसलिए कही है कि मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हो यशस्वी होते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं, तो यशस्वी होते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती। झुंझुनू जिले को सबसे ज़्यादा निराशा इस बजट से मिली है। हालांकि मेरे से दो पहले जो वक्ताओं ने बोला, शुरू में सबने शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंतिम समय में जब वो बोलने के लिए बातचीत उनकी चल रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे जिले को कुछ नहीं मिला, हमारी विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब कि 199 जो जितने भी विधायक बोल रहे हैं, वो सब पहले शुरुआत के अंदर तो खूब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें ये दे दिया जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इतना जो भी बजट आप कह रहे हो कि जनता बहुत अच्छा बता रही है, विधायक सारे अच्छे बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मेरे जिले की बात करना चाहता हूँ कि झुंझुनू के अंदर इस बजट के अंदर जो उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ को दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी शुरुआत किसने की? आज तो वहाँ पे सारे समाचार पत्र अखबारों से भरे पड़े हैं एडवर्टाइजमेंट से कि वैसे जनता ने कोई धन्यवाद नहीं दिया है, लेकिन नेताओं ने अपनी बड़ी बड़ी फोटो छाप दी कि पहली बार हम हिमालय का पानी लेके आए हैं इस सरकार में। मैं कहता हूँ कि ये 4 साल पुरानी योजना है, कुमाराम लिफ्ट योजना, ये नहर लिफ्ट योजना है, 4 साल पुरानी है। खेतड़ी और मंडावा का काम तो लगभग पूरा भी हो चुका है, उसके बाद झुंझुनू का भी पूरा हो चुका है। अब उसके साथ में इन्होंने 2 और ऐड किए हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरे नवलगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है, उसका नाम पहले शामिल था, अब उसको क्यों वंचित कर दिया गया है? तो जब मुख्यमंत्री महोदया जब अपना बजट पे अपनी बात रखें तो उस समय नवलगढ़ को भी जोड़ लें, तो कम से कम उन लोगों को तो फायदा होगा जो पीने के पानी से जूझ रहे हैं। झुंझुनू के साथ में जब से ये सरकार बनी है, शुरू से ही अत्याचार हो रहा है और माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र जी राठौड़ साहब हमारे यहाँ के जिला के प्रभारी हैं, एक भी मंत्री पूरे जिले को नहीं मिला। वैसे भी मंत्रिमंडल के अंदर भी हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हुआ, एक मंत्री मिल जाता कम से कम। हम तो राजेंद्र राठौड़ साहब से काम चला रहे, लेकिन ये चूरू वालों को निपटे, हम लोगों को निपटे, सीकर वालों को निपटे, पूरा राजस्थान इनके पीछे पड़ा है। ये किस से निपटे? अब थोड़ा सा इनको फायदा मिला कि एक छोटे राठौड़ साहब आ गए, तो थोड़ा बहुत इनकी बात वो पूरी कर लेते हैं, छोटे राठौड़ साहब। लेकिन मैं झुंझुनू के बारे में बात करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने बजट के साथ साथ में एक बात कही कि घाटा घाटा घाटा। मेरे मन में एक सवाल उठता है, मैं नहीं, पूरे राजस्थान के 7 करोड़ वासियों के मन में एक सवाल उठता है कि पुरानी सरकार ने घाटा दिया और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या टेक ओवर किया? जनहित के कार्यों के लिए अगर किसी को ऋण लेना पड़े, हर सरकार लेती आई है और लेती रहेंगी, ये घाटा कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता के लिए पैसा लिया गया है। किसी ने भी अपने व्यक्तिगत अपने घर पे घर बनने के लिए पैसा नहीं लिया गया है। पिछली सरकार के समय गहलोत साहब के लिए सब लोग बोलते थे, गहलोत साहब बोलते हैं कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, कितना मजाक बनाया गया। इस बजट के अंदर भी सब लोगों ने एक ही बात कही है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनहित की योजनाओं के लिए अगर ऋण लेके लोगों के लिए काम किया जाए, गरीबों की योजनाओं के ऊपर काम किया जाए,
तो वो घाटे का काम नहीं हो सकता। और बजट के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो सब लोगों ने सुनी कि मैं घाटे का सौदा नहीं करती। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनता ने आपको सम्मान के साथ चुना है, आप लोग घाटे का कोई मामला नहीं है, क्योंकि आप पर पहले तो गौमाता नाराज थी, अभी चले गए कृपलानी साहब, इन्होंने कहा कि इस बजट के अंदर गौमाता के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। आपने देवासी साहब को चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन उसमें बजट कितना दिया है उपाध्यक्ष महोदय ये तो बता दे। दूसरी बात, इस बजट में 360 बिंदु हैं, 360 बिंदु में अगर 1 करोड़ रुपया भी गौमाता के कल्याण के लिए दिया हो तो आप स्पष्ट कर दें, हम मान जाएंगे। उल्टा गौ माता के कल्याण के लिए पिछली सरकार के अंदर पहली बार अनुदान लागू किया गया, इस सरकार आने के बाद उस अनुदान पे सबसे पहले कैंची चलाएगी। आज गायों की स्थिति बहुत खराब है। कल माननीय अलवर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि गाय की चर्चा और मंदिर की चर्चा अगर राजस्थान में नहीं होगी तो क्या बांग्लादेश में होगी। मैं कह रहा हूं खूब चर्चा करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे गाय पे और मंदिर पे, लेकिन गाय के लिए इस 2.5 साल के अंदर क्या 1 रुपया भी अनुदान का गौशालाओं तक पहुंचा क्या? अगर पहुंचा हो 1 रुपया भी, मैं मेरी सदस्यता छोड़ दूंगा उपाध्यक्ष महोदय, से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो अपनी फसल खराबा हुआ और आदान अनुदान के तहत जो पैसा हमको मिला है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब तक किसी भी साल में अगर जो पिछली बार हमने कैटल कैंप को और गौशालाओं को जो पैसा दिया है उसकी तुलना में आप अपने पूरा रिकॉर्ड निकाल लेना, अगर उससे एक भी साल अगर अधिक निकल जाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय, मैं सिर्फ गौशाला की बात कर रहा हूँ। अभी कैटल, मैं फसल खराबे की बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा है कि गौशाला के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ गौशाला की। दोनों को जोड़ के कैटल कैंप भी है और इस बात से मैं आपकी बात का अनादर नहीं करना चाहता, बहुत वरिष्ठ सदस्य भाई साहब, लेकिन सच्चाई ये है कि गौशाला को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और देवासी साहब से भी हमने कई बार मिला। संत लोग धरने पे बैठे, संत लोग धरने पे बैठे, और वो संत लोग जो ये कहते थे उस समय हमारे को बोले कि अगर आपकी सरकार में गलत ने काम नहीं किया तो हमारी सरकार आएगी तब करा लेंगे। तो उस समय मैंने एक संत से पूछ लिया झुंझुनू के अंदर कि संत साहब आप महाराज कैसे बैठ गए यहाँ पे धरने पे, तो उन्होंने भी ऋग्वेद की उस ऋचा का श्लोक बोल दिया उस समय। दूसरी बार सुना है मैंने ऋग्वेद की वो ऋचा जो माननीय घनश्याम तिवारी जी ने बताई है। संस्कृत का और हिंदी का अर्थ तो सबको समझ में आता है, लेकिन मैं उस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय सीधी सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने रिसर्जेंट राजस्थान चलाया। अब रिसर्जेंट हिंदी में और संस्कृत के अंदर तो अर्थ समझ में आता है, लेकिन मेरी तरह बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, किसान है, वो पूछते हैं कि रिसर्जेंट राजस्थान क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी सरकार थी उसमें स्वराज संकल्प यात्रा माननीय वसुंधरा राजे जी ने निकाली पूरे राजस्थान में, और हर भाषण में जय जय राजस्थान का नारा लगता था। तो जय जय राजस्थान का नारा उस समय लगता था, तो उसके बाद में रिसर्जेंट करने की आवश्यकता क्या पड़ गई राजस्थान को। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान तो सर्जेंट था, है और रहेगा। जब आप जय जय राजस्थान बोलते हो, हम भी जय जय राजस्थान बोलते हैं। अगर रिसर्जेंट करने की किसी चीज की आवश्यकता है तो वो योजनाओं की है, और वो योजना मैं आपको बताना चाहता हूं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतने सारे इंडिया हो गए उपाध्यक्ष महोदय। स्वदेशी जागरण मंच का तो पता ही नहीं वो कहां खो गया। अगर यही सारी इंडिया अगर कांग्रेस सरकार बात करती तो स्वदेशी जागरण मंच नारे लगाते हुए आ जाते। स्वदेशी जागरण मंच को खा गई है सरकार, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये जब तक सफल नहीं होंगे कि मंदिर की बात करने वाले लोग रोजगारेश्वर भगवान का मंदिर वापस नहीं बनाओगे तब तक। जब रोजगारेश्वर महाराज के मंदिर को तोड़ दिया तो रोजगार भर्तियों के ऊपर कोर्ट स्टे देगा। जब महाराज वहां पे सबके जिम्मा पे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं भर्तियां नहीं होने दूंगा मेरा मंदिर जब तक नहीं बनेगा। इस सरकार आने के बाद कितने मंदिर तोड़े गए, कितने गायों की हत्या हुई। आज हिंगोनिया गौशाला शर्मनाक बनी हुई है पूरे प्रदेश के लिए, उस पर कोई नहीं सोच रहा। मेरा यही निवेदन है, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, गौशाला का अनुदान वापस चालू कर दो, गाय माता का आशीर्वाद वापस लो, रोजगारेश महाराज को मंदिर को वापस बनवा दो, ताकि रोजगारेश महाराज सब पर हाथ आशीर्वाद रखे हो, लोगों को रोजगार देना शुरू कर दे। इंद्र देवता भी नाराज है, और इस बजट के बाद आम जनता जनार्दन भी नाराज हो गई है सरकार से। निराशावादी बजट है ये।
कोई सुनना नहीं चाहता इस बात के लिए कि घाटे में सरकार, क्योंकि जो बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिनों का जो वादे किए थे सरकार ने, कम से कम वो थोड़ा बहुत तो पूरा करे। मैं चिकित्सा विभाग की बात करना चाहता हूं, रिसर्जेंट कर दो मेरे सैटेलाइट अस्पताल को। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 2-2.5 साल से मेरा सैटेलाइट अस्पताल नवलगढ़ का बंद पड़ा है, आप रिसर्जेंट कर दो उसको। पिलानी के अंदर, पिलानी लाखों लोग रहते हैं, वहां पे बड़ी आबादी है, आप वहां के प्रभारी मंत्री हो। पीएससी मैंने खोल दी थी उस समय मेरी सरकार में जब मैं मंत्री था, आप सीएससी में क्रमोन्नत कर दो। गांव वाले आए थे, सैकड़ों लोग आपसे मिले, आपने उनको जुबान भी दी है, और मुझे पता है कि आपने जो जुबान दे दी, आप जुबान से पीछे नहीं हटने वाले, मुझे पूरा पता है। लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्य है कि ये क्या हो गया राजेंद्र जी राठौड़ को कि 7 बार नवलगढ़ के अंदर सैटेलाइट अस्पताल के लिए कह दिया कि अगले 7 दिन में काम चालू करा दूंगा। आज 2.5 साल के अंदर वो काम चालू नहीं करा पाए। 90% काम पूरा हो चुका, लेकिन 10% के लिए आज 2.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने 31,035 भर्तियां निकाली थी मेरे टाइम पे, आपने 17,000 समथिंग भर्तियां आपने कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो भर्तियां हमारी निकाली हुई थी, आपकी नहीं निकाली हुई है, लेकिन आपने उस काम को आगे बढ़ाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि आप शेखावाटी से आते हैं, शेखावाटी के अंदर बेरोजगारों की क्या पीड़ा आपको ज्यादा पता है। लेकिन 9,000 भर्ती रद्द कर दी, 5,000 अभी शेष है। आप 31,035 की भर्तियां हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट की भर्तियां हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की भर्तियां हो, चाहे रेडियोग्राफर की भर्तियां हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर की भर्तियां हो, उन भर्तियों को पूरा कर दीजिए। और मैं कह रहा हूं, अधिकारियों पे मत छोड़िए, आप अधिकारियों पे मत छोड़िए, अधिकारी आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपको साफ बता देता हूं। आपको अधिकारी इस सरकार का दिवाला निकालने में लगे हुए। हम लोगों से बात करते हैं कि और 2-2.5 साल झेलना है, लेकिन हमें भी ऐसी आती है कि ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ अपना काम निकालने की होती है, नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि खेल के लिए बहुत बड़ा बजट दे दिया साहब। हमारी झुंझुनू की खेल यूनिवर्सिटी को रिसर्जेंट कर दो, हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं आपसे। खेल यूनिवर्सिटी हमारी जो आज 4 साल पुरानी मांग है, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, जमीन भी आवंटित हो गई, लेकिन उसको रिसर्जेंट कर दो, उसको पुनर्जीवित कर दो, उस काम को आगे बढ़ा दो, उसको वापस खड़ा कर दो जैसे राजस्थान को खड़ा करना चाहते हो। हमारे सैनिक स्कूल को रिसर्जेंट कर दो। झुंझुनू जिला सैनिकों का सबसे बड़ा जिला है, शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर शहीद कहीं से राजस्थान में आते हैं तो झुंझुनू जिले से आते हैं। हमें गर्व है हमारी धरती पर, लेकिन उस सैनिक स्कूल को आज तक लटका रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। सैनिकों के लिए तो कम से कम ये सरकार जो 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे तो धोखा दे चुकी, लेकिन कम से कम सैनिक स्कूल झुंझुनू को तो दे दो। ये तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आपने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है 2000 ग्राम पंचायतों के लिए। 2000 पंचायतों में डिवाइड कर दो 150 करोड़ रुपए को। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि 150 करोड़ को 2000 के अंदर आप बांटो, मात्र 7.5 लाख रुपए एक पंचायत को मिलेंगे खेल स्टेडियम के लिए। क्या 7.5 लाख रुपए के अंदर क्या उस खेल स्टेडियम की 4 दीवारी तो बना लोगे? नहीं बनेगी जी। उस 150 करोड़ को 1,500 करोड़ रुपए अगर ये सरकार करेगी, तब जाके खेल स्टेडियम हर गांव के अंदर बनेगा, वरना ये तो अच्छे दिनों की बात की तरह ये बात भी समाप्त हो जाएगी। मैं समाज कल्याण मंत्री जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रभारी मंत्री जी आप हमारे वकील हैं, आपको कहना चाहता हूँ, हमारी आप बात रखते हैं आगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास 90% बन गया था आज से 2 साल पहले नवलगढ़ में। 2 साल के बाद 2 साल में उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगा पाए। कम से कम बाबा साहब के नाम पर पूरे देश के अंदर गायों के नाम पर, मंदिर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर बात करने वाले, कम से कम बाबा साहब का तो ध्यान करो। उस छात्रावास को तो रिसर्जेंट कर दो, उस छात्रावास को तो पूरा करवा दो, ताकि गरीब दलितों के बच्चे उसके अंदर पढ़े रहे, सरकार की योजनाओं का फायदा ले और आगे बढ़े, कोई सर्विस में जाए, और कम से कम जाए तो समाज की मुख्य धारा के अंदर उस परिवार के वो बच्चा तो शामिल हो जाए। लेकिन आज तक ये जो बातें बता रहा हूं, ये आपके सामने जांच करवा लें, प्रभारी मंत्री जी के सब नॉलेज में है, ये चाहते भी हैं, ये चाहते भी हैं ये कि ये काम हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई आप चाहते हो मन से, लेकिन आपके चलने नहीं दे रहे लोग बाग, या चलते नहीं पता नहीं, या चलाना नहीं चाहते, ये वो आप देखें। हम तो चाहते हैं कि आपके चले, ताकि झुंझुनू जिले का विकास हो। क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री रहा हूं 5-5 जिलों के अंदर, जितना मेरे से बन पड़ा बिना किसी भेदभाव के काम किया। मैं बात करना चाहता हूं पानी की। ड्राई के अगेंस्ट ट्यूबवेल मिले 4 या 5, पूरे 2.5 साल के अंदर नवलगढ़ को एक भी नया ट्यूबवेल नहीं दिया गया।
आप चाहे जल स्वावलंबन की बात कर लो या बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात कर लो, या मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो जलदाय मंत्री जी ने झुंझुनू में जाके ये कहा था कि ये कुंभाराम लिफ्ट योजना, नहर योजना हम लेके आए हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि आप जो पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल नहीं दे सकते, और ट्यूबवेल की बात जब मैंने की तो वो कहती है मैडम मंत्री महोदया कि पैसा नहीं है, हम तो ड्राई के अगेंस्ट दे सकते हैं, तो नई बसावट हो गई, वो पानी कहाँ से पिएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ ऊर्जा वाले मामले में भी कि आप गैर आबादी के लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे, उस बैरिकेड को हटा दो। आप भी, पूरा राजस्थान का हर व्यक्ति पीड़ित है, आप सब लोग भी पीड़ित है इस बात के लिए कि गैर आबादी के नाम पर किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कनेक्शन के लिए लोग दर ठोकरें खा रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर वो पैसा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज घरों को छोड़ के, गांवों को छोड़ के लोग खेतों में बस गए। एक लट्टू जला लेता है वो कोई पड़ोसी से मांग के, तो 15-15 हज़ार रुपए की उसकी VCR भरी जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बिजली आए या नहीं आए, आप छोड़ दो उस बात को। आप तो सिर्फ उनको गैर आबादी का जो एक बैरिकेड है कि गैर आबादी के अंदर जो बसे हुए लोग हैं उनको हम कनेक्शन नहीं देंगे, उन कनेक्शनों को खोल दो। अब आप कहोगे बिजली नहीं है कहां से देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार कहां है, क्यों डिग्रियां दे रहे हो। अगर रोजगार के हिसाब से आप डिग्रियां देने लगोगे तो आपको कॉलेजें भी बंद करना पड़ेंगी। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि कैसे भी करके आप इसको जो गैर आबादी वाला जो है कि बैरिकेड है इसको हटा दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चाहे सरकार से जब विपक्ष के अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब हो सकता है कि आप लोगों ने बुराई की हो, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की योजना हम लोग गुजरात में लागू करेंगे। लेकिन आज उस योजना की स्थिति क्या है। आप रात भर, आप भी मुझे पता है इंस्पेक्शन करते हो, आप भी जाते हो लोगों पे छापा मारते हो, हम लोग भी रात भर जगते थे। आपकी भी वो इच्छा है कि अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता है उसको इलाज मिले, लेकिन आज उसको भामाशाह से जोड़ के सबसे बड़ा अहित किया है उस व्यक्ति का। आज प्राइवेट अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, भैंस बदल के आप किसी को दूसरे को भेज दो, वहां पे निजी अस्पताल वाले भामाशाह कार्ड के नाम पर उस पेशेंट को दुत्कार के बाहर भेजते हैं। और निजी अस्पतालों को छोड़िए, अगर सरकारी अस्पताल के अंदर भी हमारा व्यक्ति जाता है तो जाते ही डॉक्टर ये कहते हैं कि पहले राशन कार्ड लेके आओ। और राशन कार्ड इसलिए मांगते हैं कि हमने ये तय कर दिया कि बाहर से जो भी आएगा बाहर के प्रदेश से उस व्यक्ति का पैसा लगेगा, इसलिए उनको लगता है कहीं ये बाहर का व्यक्ति नहीं हो, इसलिए राशन कार्ड मांगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, दर्द आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और वो व्यक्ति अगर सीधा अस्पताल के अंदर अपने माता पिता को लेके चला गया, अपने बेटे को लेके चला गया, तो क्या राशन कार्ड साथ लाना जरूरी है? दो घंटे बाद भी राशन कार्ड आ सकता है। मैं आपको अलवर के अस्पताल की, आपने उसकी जांच कमेटी बिठाई है, अलवर के अस्पताल की मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि राशन कार्ड के नाम पर उस व्यक्ति को भामाशाह के नाम पर बाहर कर दिया गया। ये हम सब के लिए कष्ट की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है कि आज कोई व्यक्ति, हमारा आदमी, कोई व्यक्ति अगर इलाज के लिए आए तो उस व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए। मेरे यहाँ पे पिछली सरकार में मेरे गांव परशुरामपुरा के अंदर, बसाव के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2 बड़ी टंकियां स्वीकृत हुई थी। 3 करोड़ रुपए का मात्र छोटा सा बजट था, लेकिन इस सरकार ने 6 महीने की रिव्यू के नाम से उसको रद्द कर दिया। इसको भी रिसर्जेंट करवा दो प्रभारी मंत्री महोदय, रिसर्जेंट करवा दो। आपने तो पहले मेरे से वादा किया, मेरे को अनशन से उठाया था आपने कि मैं करवा दूंगा। थोड़ा सा अपना वो महाराणा प्रताप वाला रूप दिखाना पड़ेगा, वरना घनश्याम जी भाई साहब की तरह आप भी धीरे धीरे निराश हो जाओगे। आपको साफ कहता हूँ, फिर ऋचा के श्लोक याद करोगे, चारों तरफ ऋचा के श्लोक याद करोगे, और वो ऋचा के श्लोक का उपाध्यक्ष महोदय अर्थ तो उन्होंने बता दिया, पूरा अर्थ का वाकया बता दिया, लेकिन माननीय महामहिम के अभिभाषण के लिए था वो ऋचा का उपयोग या फिर जनता के लिए था? क्योंकि अभिभाषण तो जनता का आईना होता है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता है वो अभिभाषण। तो अगर उस राज्यपाल जी के अभिभाषण को अगर तिलांजलि दी गई तो कोई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता के लिए कम से कम ये मत करो, क्योंकि जनता तैयार खड़ी है उस ऋग्वेद की, उस ऋचा का उपयोग एक वोट के रूप में करने के लिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपीपी मोड के लिए भी आपको कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय, पीपीपी मोड के अंदर आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन दिल्ली रोड के अंदर एक अस्पताल है नीम्स। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस रास्ते से रोजाना गुजरते हो, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आते जाते एक बार चेक कर लेना। अगर जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा विश्वासघात अगर युवाओं के साथ में, मरीजों के साथ में अगर कोई अस्पताल या कोई संस्थान कर रहा है तो वो निम्स यूनिवर्सिटी है।
पीपीपी मोड के सारे दिल्ली रोड के 7 अस्पताल उन्होंने ले लिए। अब उन्होंने ले लिए तो जो पेशेंट वहां पे आएगा वो सीधे कहते हैं कि निम्स में जाओ सीधे। और वो निम्स यूनिवर्सिटी वो है जो मुन्ना भाई एमबीबीएस एक पिक्चर आई थी, उसमें वो एक वाकया दिखाया गया था कि जब एमसीआई का इंस्पेक्शन आएगा तो गांव से 100 रुपए के अंदर पेशेंट ला के लिटा दिए जाते हैं। ये वो निम्स यूनिवर्सिटी है। उसको 6-7 हमारी जनता की उम्मीदें जो पीएससी सीएससी थी उसको कैसे मिल गई? वो इसलिए मिल गई कि आपने ट्रांसपेरेंसी रखी कि जो आएगा ज्यादा बोली लगाएगा वो लेगा। 33 लाख रुपए सालाना हम उसको दे रहे हैं। 33, मैं आप पे आरोप इसलिए वो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है माननीय मंत्री महोदय, आपकी उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं निम्स जैसे यूनिवर्सिटी को वो सरकारी अस्पताल उनको सौंपना, क्या रेफरल हॉस्पिटल नहीं हो जाएंगे वो? क्या वहां से हमारे पेशेंट जो वहां पे जाएंगे और वहां पे सीधे कहेंगे कि इलाज कराने तो निम्स में जाओ? पीपीपी मोड वाला 90 अस्पताल आपने अभी तक दिए हैं। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट आप कर चुके, नतीजा आपके सामने है। हाथ जोड़ के विनती है, इस पीपी मॉडल को खत्म करो। सरकार की डॉक्टर कमी है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, डॉक्टर्स की कमी है। इसीलिए उस समय 13 मेडिकल कॉलेज की सोच लेके आए थे हम लोग। आपने उस 7 को आगे बढ़ाया है। आज 8वीं मांग श्रीचंद जी कृपलानी जी ने कर दी है चित्तौड़गढ़ के लिए। लेकिन कृपलानी साहब, मंत्री महोदय भी जानते हो, उपाध्यक्ष महोदय आप भी जानते हो कि हमारा जयपुर अस्पताल के अलावा, जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा कोटा का मेडिकल कॉलेज ले लो, झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज ले लो, उदयपुर का ले लो, जोधपुर का ले लो, चारों के चारों वेंटिलेटर पे हैं। जब एमसीआई की इंस्पेक्शन टीम आती है तो जयपुर के प्रोफेसर्स को वहां पे लगाया जाता है जबरदस्ती। वो हाथ जोड़ते कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें उन कॉलेजों को बचाना, इसलिए उनको भेजते हैं क्योंकि हमारे पास में ट्रेंड स्टाफ नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स को। साथ जो पीपीपी मॉडल के अंदर जो सोच रखी है, हमें कोई आपत्ति नहीं आप सिक्कर से चुरू लेके जाओ, कोई आपत्ति नहीं, हम चुरू भी आ जाएंगे इलाज कराने के लिए, लेकिन चालू तो कराओ, रिसर्जेंट तो कराओ। 2.5 साल तो बीत गए, अभी एक भी अस्पताल की कोई नींव नहीं रखी गई। सर्वे पीडी कोर से सर्वे हम पूरा करा चुके थे, सारा काम हम करा चुके थे। 7 मेडिकलों में मेडिकल कॉलेज अगर खुलेंगी, बच्चे आएंगे तो अगले 5 साल बाद में तो कम से कम हमारे पास डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी। मैं तो आपसे यही बात कहते हुए, और बिजली के मामले में 2-3 बात और कह दूं सर, कि मेरे यहाँ पे 3 GSS 3 साल पुराने बन के तैयार हैं, लेकिन कुछ सामान नहीं मिल रहा 3 साल से। 3 साल के अंदर 6 महीने हमारे भी हैं, सामान नहीं मिल रहा, और तीनों चालू नहीं हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि 3 जो हमारे जो 95% बने हुए हैं उनको 5% पूरा करके और उनको चालू करवा दो। अजमेर डिस्कॉम तो घाटे में होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी अगर है तो और कर्जा ले लो, कर्जा लेकर जहाँ पे काम बंद पड़े कम से कम उनको पूरा कर दो। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर 2.5 साल पहले 2 सड़कें बनी थी, मील नगर की और गंगासागर की डाणी की, आज तक उसका डामरीकरण नहीं हुआ। अब बार आप कृपलानी साहब आप कह रहे थे कि हमने 4000 किलोमीटर सड़कों का वादा कर दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने, अब नए गांव को जोड़ा है। ये गांव कौन से हैं? 7 साल 8 साल पहले जो 250 तक की डाणियों को जोड़ने का जो वाजपेयी जी के समय मान लो, उस समय से जो प्लान था वही प्लान है, ये नया किसी का नहीं है। लेकिन 2.5 साल पहले जो जिन सड़कों पे कांकरे पड़े थे, अर्थ वर्क हुआ था, कम से कम उन पे डामरीकरण तो करवा दो। हम ठेकेदार का घेराव करते हैं, एक्शन का घेराव करते हैं, तो ठेकेदार ये कहते हैं कि हमने जो अर्थ वर्क किया आज तक उसका पैसा भी नहीं मिला। जब उसका पैसा नहीं मिला तो हम क्या उम्मीद रखें? हालांकि उम्मीद पे सब जिंदा है, आपकी तरह हम भी कहते हैं हाथ जोड़ के कि सड़कें बनाओ, गांव डाणियों को जोड़ो, पीने के पानी की व्यवस्था कराओ, गौ माता का जो अनुदान है उसको वापस चालू करो। मेरा निवेदन सुनो आप, कांग्रेस के 5 साल के राज में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की जो हालत हुई है ना, इस वजह से ये स्थिति हुई। ये मैं आप उपाध्यक्ष महोदय गौरव पथ के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत सुंदर गौरव पथ बने हैं, लेकिन हर गांव की लंबाई 2 से 3 किलोमीटर है, हर गांव की 2 से 3 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मिला है गौरव पथ में, एक मोहल्ले से शुरू करके दूसरे मोहल्ले तक पहुंचा दिया तो 7 मोहल्ले नाराज। और वो कृपलानी साहब